स्लाइड शो हो रही है? नो मैम, नहीं दिख रही स्लाइड? दिख रही है। चलिए तो क्रॉसिंग ओवर शुरू करते हैं। कल पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने लिंकेज देखा, नॉर्मल लिंकेज और लिंकेज क्या होता है, फिर सेक्स लिंकेज देखे, उसके एग्जांपल्स देखे ना। लिंकेज में हमने दो टाइप के लिंकेज देखे थे, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज क्यों होता है? हमेशा जीन्स यदि एक ही क्रोमोसोम पर है तो वो हमेशा एक साथ क्यों नहीं रहते, नए कॉम्बिनेशंस क्यों आ जाते हैं? तो इसका आंसर भी मॉर्गन ने ही खोजा था और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इनकम्प्लीट लिंकेज के कारण जो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण से बनते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में हम लोग देखेंगे क्या है क्रॉसिंग ओवर, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, कितने प्रकार के क्रॉसिंग ओवर होते हैं। शुरू में जो साइंटिस्ट लोगों ने उनके ऊपर काम किया क्रॉसिंग ओवर के ऊपर, उन्होंने अपनी क्या थ्योरीज दी थी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को फ़र्क डालते हैं, क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, और क्रॉसिंग ओवर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर की यदि हम डेफिनेशन देखें तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है जेनेटिक एक्सचेंज और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्रोमोसोम के हिस्से एक दूसरे से बदलते हैं। बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन बदलता है? क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स आपको पता है क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं और हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट में होता है, ये भी आपको पता है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर्स है। एक नंबर का क्रोमोसोम दो नंबर का क्रोमोसोम दो, 3 नंबर का क्रोमोसोम दो, ऐसे पेयर में है, एक जैसे 2 क्रोमोसोम है। और हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। तो जो ये एक जैसे 2 क्रोमोसोम है उनको हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे एक नंबर, यदि हमने एक क्रोमोसोम को नंबर 1 बोला तो उसकी 2 कॉपीज है, 2 क्रोमोसोम है, तो वो दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस कहलाएंगे। एक नंबर और 2 नंबर क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं कहलाएंगे। एक नंबर का जोड़ीदार जो है वो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। तो हर होमोलॉगस क्रोमोसोम 2-2 क्रोमेटिड का बना है, मतलब 2 में 4 क्रोमेटिड्स हुए। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसके बीच में होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में नहीं होता। और उसमें भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, मतलब सेम क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड है उनके बीच में एक्सचेंज नहीं होता। होमोलॉगस क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमेटिड्स, अलग अलग पेयर के जो 2 हिस्से, 2 क्रोमोसोम है, उन दोनों के क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, सेम क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता एक्सचेंज। तो इसलिए ये 3 चीजें आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा जब भी डेफिनेशन लिखते हैं आप, कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसमें से कुछ भी आप छोड़ेंगे ना तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। और ये सारी प्रोसेस कब होती है? मियोसिस के दौरान। मियोसिस और माइटोसिस 2 प्रोसेस है, आपको पता है। मियोसिस कब होती है? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो मियोसिस के दौरान non sister chromatids of homologous chromosome they exchange genetic material and this process is called as crossing over. कब होता है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में। मियोसिस की पहले स्टेप प्रोफेज 1 में होता है। और प्रोफेज 1 में भी आप जानते हैं कि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैचिटीन, है ना। ये सारी उसमें स्टेजेस होती हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट के एक्चुअली पैचिटीन स्टेज में होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, और वो भी पैचिटिन सब स्टेज में होता है। डिप्लोटीन में शुरुआत होती है, पर वास्तव में क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन हिस्से में ही होता है, पैचिटिन स्टेज में ही होता है।
ना जब एक्सचेंज होता है तो फिजिकली दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एक्स, जैसे एक्स की दोनों लाइन क्रॉस करती है ना एक दूसरे को, वैसे ही ये दोनों क्रोमोसोम जिनमें एक्सचेंज होना है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और जहाँ क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, काइज़मा कहते हैं। तो इस तरह से काइज़मा बनता है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो नया कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये दो टर्म भी आप याद रखना, व्हाट इज काइज़मा, क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में व्हाट इज काइज़मा, या डिफाइन क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के बाद रिजल्टेंट क्रोमेटिड्स क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखाया हुआ है, 2 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, ये ब्लू कलर में दिखाया है, एक रेड कलर में दिखाया है ना। इसके ऊपर जीन्स होते हैं, हम जानते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक क्रोमोसोम पर जीन्स होंगे। देखिए ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और दोनों देखो स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेंथ एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, जीन लोकेशन एक जैसा है, क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जोड़ीदार है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, सेंट्रोमियर। क्रोमेटिक ना, सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड किसे कहते हैं हम, ये जो लेंथ 2 हिस्से दिख रहे हैं, ये 2 क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के, इस क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, इस क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, और हर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कहाँ जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर पे। तो इस तरह से ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और जीन के लोकेशन भी सेम रहते हैं। जैसे नीचे में आप देखिए ये कैपिटल आर, ये कैपिटल जी, मतलब एक क्रोमोसोम पर 2 जीन इन्होंने लोकेट किए हैं, 2 जीन दिखाए हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल जी, दोनों सेम है, दोनों क्रोमेटिड पे, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखिए ये दूसरे वाले उसकी जोड़ीदार पे स्मॉल आर स्मॉल जी है, मतलब इस पे डोमिनेंट जीन है, इस पे रिसेसिव जीन है, बस इतना ही दिखाया है इन्होंने ना। होता क्या है फिजिकली, देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसका ब्लू वाले का एक क्रोमेटिड, रेड वाले का एक क्रोमेटिड, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन ब्लू वाले का ही दोनों क्रोमेटिड आपस में क्रॉसओवर नहीं करेंगे, या रेड वाले का ही दोनों क्रोमेटिड आपस में क्रॉसओवर नहीं करेंगे, एक इसका दूसरा उसके जोड़ीदार का। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में क्रॉस किए, ये देखिए जहां पर क्रॉस हुआ है इसको काइज़मा बोलते हैं, और फिर पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। हमने देखा था यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ओरिजिनल कॉम्बिनेशन क्या था, कैपिटल आर और कैपिटल जी, और इस वाले में क्या था, स्मॉल आर और स्मॉल जी। अब देखिए ये दोनों ने क्रॉस किया, ये कैपिटल आर और आपस में एक्सचेंज किया इन्होंने पार्ट्स। अब ये देखिए नया कॉम्बिनेशन इसमें आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल जी, स्मॉल आर और कैपिटल जी, यानी कि इसका कैपिटल जी इसमें जुड़ गया, इसका स्मॉल जी इसमें जुड़ गया, तो ये एक्सचेंज हो गया, कैपिटल जी इधर आ गया, स्मॉल जी दूसरे में चला गया। तो देखिए कॉम्बिनेशन बदल गए यहाँ पे, कैपिटल जी की जगह कैपिटल आर स्मॉल जी हो गया, स्मॉल आर स्मॉल जी की जगह स्मॉल आर कैपिटल जी हो गया। तो इस तरह से ही क्रॉसिंग ओवर से कॉम्बिनेशंस बदलते हैं। यहाँ पर भी वही दिखाया गया काइज़मा, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में दिखाया गया है, जो अच्छे से समझ में आ जाए कि कितना पोर्शन एक्सचेंज हुआ। देखिए पोर्शन लगभग बराबर एक्सचेंज होता है, आप देख रहे हैं ये जितना काला हिस्सा है उतना ही ये वाइट हिस्सा है, तो एक्सचेंज जो होता है वो लगभग बराबर होता है, एक जैसा होता है, एंड क्रॉसओवर्स बोलते हैं, ये एक क्रॉसओवर है, ये दूसरा क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट बोला था हमने, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमें क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं, क्रॉसओवर्स कहते हैं। तो दैट इज अबाउट क्रॉसिंग ओवर, बेसिक थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया है अभी बोलते बोलते, है ना, कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है इट ऑकर्स एट 2 लेवल, ग्रॉस क्रोमोसोमल लेवल पे भी, यानी बड़ी कहना चाहिए कि बड़े पैमाने पर यदि एक्सचेंज होता है तो उसको हम ग्रॉस क्रोमोसोमल लेवल पे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और यदि छोटे लेवल पे 1 या 2 जीन का एक्सचेंज हुआ तो हम उसे डीएनए लेवल पे एक्सचेंज कहते हैं।
और हमेशा ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है, ये भी मैंने आपको समझाया। एक्सचेंज इज नॉर्मली रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जितना तुमने दिया उतना हमने दिया, जो जीन लोकस तुमने दिया वही जीन लोकस हमने भी दिया, है ना। इस तरह का उसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज कहते हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज अनइक्वल। कई बार ऐसा होता है कि इक्वल सेगमेंट्स एक्सचेंज नहीं होते, अनइक्वल सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। Frequency of crossing over is closely related to physical distance between genes located on chromosome. Genes जितने दूर दूर स्थित हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, और जीन्स जितने नज़दीक नज़दीक स्थित हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने कम होते हैं। तो यही चीज़ हमने इनकम्प्लीट लिंकेज में भी देखा था। जीन से यदि दूर दूर स्थित है तो इनकम्प्लीट लिंकेज रहेगा, जीन से यदि नज़दीक नज़दीक है तो वो कंप्लीट लिंकेज रहेगा। वही चीज़ क्रॉसिंग ओवर के साथ भी है। क्रॉसिंग ओवर इज अ क्रूशियल प्रोसेस दैट जनरेट जेनेटिक डिफरेंस विद इन अ पॉपुलेशन। भाई लिंकेज तो बोलता है कि एक साथ रहो, पेरेंटल जीन अलग अलग होने की जरूरत नहीं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, पेरेंटल जीन को रिकम्बाइन करके नए कॉम्बिनेशंस बनाता है, और नए कॉम्बिनेशंस के कारण कैरेक्टर में भी थोड़ा डिफरेंस आता है, और ये जेनेटिक डिफरेंस ही वेरिएशन कहलाते हैं, और वेरिएशन ही आगे चलकर पॉपुलेशन में डिफरेंसेस लाते हैं, और धीरे धीरे पॉपुलेशन का इवोल्यूशन होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्रॉसिंग ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, मेजर स्टेप्स कौन सी होती हैं क्रॉसिंग ओवर में, ये देखिए। पहला स्टेप होता है जब क्रॉसिंग ओवर शुरू होती है ना, तो इट इज सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मतलब पेयर करना, और ये पेयरिंग जाइगोटिन में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, पेयरिंग कहाँ शुरू होती है, जाइगोटिन में शुरू हो जाती है। मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नजदीक नजदीक आते हैं, एक नंबर के दोनों क्रोमोसोम पास पास आ गए, दो नंबर के दोनों क्रोमोसोम पास पास आ गए, और पास आने के बाद वो पेयरिंग करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पेयरिंग शुरू हुई, यहाँ से शुरू होती है, एक एंड से पेयरिंग शुरू होती है, और धीरे 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 ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ पेयर कर लेते हैं। ठीक है, और इस पेयरिंग में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मदद करता है। व्हाट इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये हम देखेंगे अगले स्लाइड में। दूसरा प्रोसेस, दूसरी स्टेप जो होती है, एक बार सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है, पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है उनकी, तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये देखिए, ये पेयरिंग कंप्लीट हो गई इन दोनों की, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों नजदीक आए, ये देखिए ये पेयरिंग शुरू हो रही है, यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये देखिए जुड़ने के बाद, पेयरिंग होने के बाद ये क्या करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। ये देखिए, ये डबल हो गया, ये भी दो और ये भी दो। तो इस तरह से पहले क्रोमेटिड, वैसे तो डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज में ही हो जाता है। हम लोग देखते हैं ना, जी फेज, G1 फेज, G2 फेज, एस फेज, G2 फेज, और फिर डिवीजन आता है एम फेज सेल साइकिल में। तो G1 के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एस फेज के दौरान डीएनए डुप्लीकेशन होता है। तो डीएनए तो डुप्लीकेटेड रहता है, पर दो क्रोमेटिड नहीं बने रहते, एक ही क्रोमेटिड में दोनों डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, दोनों फाइबर डीएनए। लेकिन यहाँ पर सिनेप्सिस के बाद वो दोनों डीएनए दो क्रोमेटिड के रूप में दिखाई देने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड हो गए यहाँ पे। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, मतलब दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, टूटते हैं, और फिर जब रिपेयरिंग होती है, क्रॉस करने के बाद दोनों में ब्रेक होता है, टूटन आती है दोनों क्रोमोसोम में, दोनों क्रोमेटिड में, और फिर उसको रिपेयर करना है। भाई सेल तो अपनी टूट फूट को खुद ही रिपेयर करता है, आपको पता है, तो वो फिर से रिपेयरिंग करते हैं। पर रिपेयरिंग करते समय गड़बड़ी ये हो जाती है कि इसका टुकड़ा दूसरे क्रोमेटिड के साथ जोड़ दिया जाता है, और दूसरे का टुकड़ा पहले के साथ जोड़ दिया जाता है, तो एक क्रॉस बन जाता है। तो इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। धीरे धीरे ये क्रोमोसोम फिर अलग अलग होने लगते हैं, देखिए दोनों अलग अलग हो गए, और दोनों के पार्ट्स एक्सचेंज हो गए, पिंक एंड ब्लू। तो ये अलग होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, टर्मिनलाइजेशन।
नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स अलग अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे अलग होने से जो क्रॉस हुआ है, काइज़मा बना है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जाता है और अंत में दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और उनके कॉम्बिनेशन बदल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए पेयरिंग शुरू हुई। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दोनों के बीच में बन रहा है, ये दिख रहा है बीच में, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। धीरे धीरे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बन गया, पेयरिंग पूरी तरह से हो गई। अब देखिए यहाँ पे टूटन आई और एक दूसरे को क्रॉस किया, यहाँ पे टूटा और इधर का हिस्सा इधर से जुड़ेगा, इधर का हिस्सा इधर से जुड़ जाएगा, तो ये काइज़मा बन गया। अब धीरे धीरे ये काइज़मा नीचे की तरफ खिसकता जाएगा और ये दोनों क्रोमोसोम अलग होते जाएंगे और इस तरह से पूरी तरह से अलग होके नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक, अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये जो मैंने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बताया, ये जाइगोटिन स्टेज के दौरान डेवलप होना शुरू होता है। ये बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, स्पेशली कुछ इंसेक्ट्स में इसको स्टडी किया गया है। तो देखिए लेप्टोटीन स्टेज में होमोलोगस पेयर जो है वो इस तरह के हैं। जाइगोटिन में देखिए पेयरिंग शुरू हो गई है और बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने लगा है। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। इसके बीच में एक फाइबर दिखाई देता है, प्रोटीन का फाइबर होता है ये, इट इज ए सेंट्रल एलिमेंट। ये क्या कहलाता है? सेंट्रल एलिमेंट। ब्लैक लाइन दिख रही है आपको? उसके बाद दोनों किनारे में भी ब्लैक लाइन है, हम देखिए, ये कहलाते हैं लेटरल एलिमेंट। ये दोनों किनारे में जो ब्लैक लाइन है, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं और इट इज फ्लैंक्ड बाय डीएनए। ये जो पिंक पिंक कलर का दिख रहा है आपको, दैट इज डीएनए मटेरियल। तो इसके दोनों तरफ डीएनए मटेरियल होता है और ये किन दोनों के बीच में डेवलप हुआ है? दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये डेवलप हुआ है, प्रोटीन और डीएनए का मटेरियल। ये दोनों को पेयर करने में मदद करता है, दोनों को जोड़े रखने में मदद करता है। अब डिप्लोटीन स्टेज हो गई, पैचेटिन, जैगोटीन के बाद पैचेटिन स्टेज आती है। तो ये चूंकि पैचेटिन में दो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, है ना, सिंगल क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड बनते हैं, डुप्लीकेशन होता है तो 4 क्रोमेटिड बन गए। अब 4 क्रोमेटिड बन गए तो फिर वो अलग अलग होना शुरू होते हैं और अलग अलग शुरू होने के दौरान इनमें टूटन आती है और फिर जुड़ाई होती है, जोड़ने में गड़बड़ होती है और क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। अब कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉसिंग ओवर में? क्रॉसिंग में शुरुआत में तो ये बोला गया था कि शुरू के जो वर्कर्स थे जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च किया था, उनके हिसाब से तो ये था कि हाँ भाई वो पेयरिंग कर रहे हैं और उसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है और जब फिर वो अलग अलग होते हैं तो उसमें स्ट्रेस आता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है और वो अलग होना शुरू कर दिए हैं, क्रोमोसोम अलग होने के लिए ताकत लगा रहे हैं, तो उनमें स्ट्रेस डेवलप होता है और स्ट्रेस के कारण टूटन होती है, फिर रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग में गड़बड़ हो जाती है, इधर का हिस्सा उधर जुड़ जाता है, उधर का हिस्सा इधर जुड़ जाता है, तो ये क्रॉसओवर हो जाता है। शुरुआत में ये कहा गया था, लेकिन अब जब आगे और रिसर्चेस हुए हैं तो उन रिसर्च के हिसाब से एक्चुअली ये तोड़ने और जोड़ने दोनों ही प्रोसेस में, रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें 3 एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं। रिकॉम्बिनेज इज द मेजर एंजाइम रेगुलेटिंग रिकॉम्बिनेशन इवेंट। पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के इवेंट को रेगुलेट कौन करता है? रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम। इसके अलावा 2 एंजाइम और होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकेज, मतलब डीएनए को तोड़ने के लिए यदि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो ये एंडोन्यूक्लियस आके उसको काटता है, डीएनए को या क्रोमोसोम को तोड़ता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को तोड़ता है एंड लाइगेज एंजाइम्स जो है उन्हें फिर से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है या उन्हें फिर से जोड़कर सही करता है। तो ये 3 एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए? क्रॉसिंग ओवर के लिए।
नाउ द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कितने प्रकार के क्रॉसिंग ओवर होते हैं? बेसिकली दो तरह के क्रॉसिंग ओवर होते हैं, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर एंड जर्माइनल क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, हमें पता है, सोमेटिक क्रोमोसोम यानी कि दैहिक क्रोमोसोम्स और जर्माइनल क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये दो तरह के, जिस तरह के क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है उससे हम उस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं। यदि सोमेटिक क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो दैट इज सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। यदि जर्माइनल सेल्स या मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली हम तब कहते हैं जब माइटोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। इन जनरल क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान ही होता है और वही क्रॉसिंग ओवर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, क्योंकि मियोसिस के दौरान गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स से ही अगली जनरेशन में जीन्स ट्रांसफर होते हैं। तो मियोटिक क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर में जो चेंज आया है जेनेटिक मटेरियल में वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। लेकिन सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस के दौरान होता है और वो अगली पीढ़ी में नहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी में ही माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस के दौरान जो चेंज आया वो बॉडी में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये दो मेन तरह की क्रॉसिंग ओवर है। सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होता है, जबकि जर्मेनल क्रॉसिंग ओवर उसकी अपेक्षा कई बार ज्यादा होता है। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को हम एक दूसरी तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, काइज़मा की संख्या के आधार पर। यदि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में और एक काइज़मा बन रहा है तो हम उसको सिंगल क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। यदि दो काइज़मा बन रहा है तो हम उसको डबल क्रॉसिंग ओवर बोल देंगे। दो बार क्रॉसिंग ओवर हो गया भाई, दो काइज़मा बना। और यदि कई सारे काइज़मा बने हैं, 3, 4, 5, तो वो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो काइज़मा के आधार पर भी हम क्रॉसिंग ओवर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ना यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। यहाँ पे नो क्रॉस ओवर, ये देखिए ये दो होमोलोगस नॉन क्रोमोसोम है, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का। ब्लू कलर के दो क्रोमेटिड्स हैं, ए बी बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। और उसका जो होमोलोगस पेयर है रेड कलर का, उसके भी दो क्रोमेटिड है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब क्रॉसओवर के समय क्या हो रहा है, सिंगल क्रॉसओवर कैसा होता है, देखिए इसका पहले वाले का ये पहला क्रोमेटिड अनअफेक्टेड है। ठीक है, दूसरे वाले का ये वाला क्रोमेटिड अनअफेक्टेड है। लेकिन जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, दो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वो दोनों यहाँ पार्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं और इस तरह से ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर है। एक ही काइज़मा बना, दो क्रोमेटिड इन्वॉल्व हुए। ठीक है, ये दो क्रोमेटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इन्वॉल्व हुए, एक काइज़मा बना। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसा आया। पहला वाला तो बिल्कुल अनचेंज्ड है, कैपिटल ए कैपिटल बी। इधर दूसरे पेयर वाला भी आखिरी वाला अनचेंज्ड है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, चेंज किस में आया है, ये बीच के दो में जो काइज़मा बनाए हैं। इसका स्मॉल ए यहाँ पर है, लेकिन कैपिटल ए होना चाहिए था, वो स्मॉल ए में बदल गया। मतलब स्मॉल ए वाला हिस्सा जो है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का पहला वाला हिस्सा ये इसमें आ गया और इसका दूसरा वाला हिस्सा इसमें चला गया कैपिटल ए में। ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी कॉम्बिनेशन हो गया, स्मॉल ए कैपिटल बी कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये दोनों में चेंज आया नॉन सिस्टर में। तो सिंगल क्रॉसओवर में जब दो क्रोमेटिड इन्वॉल्व होते हैं तो दो क्रॉसओवर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, चार में से दो क्रोमेटिड में चेंज हमें दिखाई दे रहा है, दो में नहीं दिखाई दे रहा। अब डबल क्रॉसओवर देखिए, यहाँ पे एक काइज़मा बना, ठीक है, क्रोमोसोम काफी लंबा है, यहाँ आखिरी में भी एक काइज़मा बन गया, वहां पे भी वो क्रोमोसोम आपस में क्रॉस हो गए। तो एक्सचेंज हुआ, ये यहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा, यानी कि ये बीच का हिस्सा पूरा का पूरा एक्सचेंज हो गया। अब देखिए ये शुरुआत में ये स्मॉल ए यहाँ जुड़ गया, ये स्मॉल ए यहाँ दिख रहा है, फिर ये ब्लू वाला रीस्टोर हो गया, ये देखिए ये रीस्टोर हो गया, और फिर ये स्मॉल बी वाला हिस्सा फिर जुड़ गया यहाँ पे, ये स्मॉल बी आ गया।
तो इसमें पूरा का पूरा चेंज हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कॉम्बिनेशन आ गया। तो देखिए आधा हिस्सा इसका, शुरू का आधा हिस्सा और आखिरी का आधा हिस्सा, शुरू का कुछ हिस्सा और आखिरी का हिस्सा दूसरे क्रोमेटिड का आ गया, और इसमें बीच का हिस्सा दूसरे क्रोमेटिड का है। तो इसमें भी क्रॉस ओवर दो ही मिले हमको डबल क्रॉसिंग ओवर में। कब? जब दो क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो रहे हैं। वही चीज यहाँ पे भी दिखाया है, सेम दो का इसमें, ठीक है। तो डबल क्रॉस ओवर विच इज इन्वॉल्विंग ओनली टू क्रोमेटिड्स। डबल क्रॉस ओवर ऐसा भी हो सकता है जिसमें तीन क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अगले फिगर में देखिए, ये पहला वाला अनटच्ड है जैसे कि तैसे, लेकिन अगले तीन क्रोमेटिड, मतलब दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड और पहले वाले का एक क्रोमेटिड, ये तीन क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो रहे हैं दो काइज़मा बनाने में। इन दोनों ने एक काइज़मा बनाया और फिर ये रेड वाले, ये यहाँ पे रेड और ब्लू ने फिर एक बनाया, मतलब दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड और पहले होमोलोगस क्रोमोसोम का सिर्फ एक क्रोमेटिड, ये तीन इन्वॉल्व होके दो काइज़मा बना रहे हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन, यहाँ फिर बहुत सारा चेंज आया, जिसने जिसके साथ कॉम्बिनेशन किया उसके हिस्से टूट टूट के जुड़ते गए और हमको तीन क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं। तो यदि तीन क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो रहे हैं, डबल क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमको तीन क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि चारों स्ट्रैंड, चारों क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पहला काइज़मा जो बना वो इन दोनों के बीच में बना, और दूसरा काइज़मा जो बना ये पहले और आखिरी वाले के बीच में बना यहाँ पे। तो इस तरह से चारों क्रोमेटिड इन्वॉल्व हुए और चार क्रॉसओवर हमको मिला डबल क्रॉसिंग ओवर में। तो डबल क्रॉसिंग ओवर में आपको दो क्रॉसओवर मिल सकते हैं, तीन क्रॉसओवर मिल सकते हैं, और इवन चार क्रॉसओवर भी मिल सकते हैं। दो क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो सकते हैं, तीन क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो सकते हैं, चारों क्रोमेटिड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर में। तो इस तरह से सिंगल क्रॉसओवर एंड टू स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर, थ्री स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर, फोर स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर हो सकते हैं। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में दो से ज्यादा काइज़मा बनते हैं। क्या ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया है, ये पहला काइज़मा, ये दूसरा काइज़मा, ये तीसरा काइज़मा, और उस हिसाब से यहाँ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं क्रॉसओवर में। तो ये क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉसओवर जो होता है उसमें मल्टीपल क्रॉसओवर में दो क्रोमेटिड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तीन क्रोमेटिड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, चार क्रोमेटिड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जैसे हमने डबल क्रॉसओवर में देखा वैसे ही मल्टीपल क्रॉसओवर में भी होता है कि चारों क्रोमेटिड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ दो क्रोमेटिड ही तीन काइज़मा बना ले, या तीन क्रोमेटिड मिलके तीन काइज़मा बनाए। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होते जाता है, टूटता है, जुड़ता है और नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इतना समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, अब थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो काम उन्होंने किया लोगों ने वो थ्योरीज के रूप में उन्होंने दिया था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो पहली थ्योरी जो है, दो तरह की थ्योरी दी गई थी, कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी और ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी। मतलब कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि पहले क्रोमोसोम कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दूसरे से पेयर करते हैं, तब टूटता है और तब जुड़ता है, और इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि नहीं नहीं नहीं, पहले टूटन आती है और फिर वो एक दूसरे से जोड़ने में गलती हो जाती है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, कांटेक्ट के पहले ही ब्रेकेज आ जाता है। तो ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी और कांटेक्ट फर्स्ट थ्योरी, ये दो थ्योरीज दी गई। जैनसन्स क्लासिकल थ्योरी, सबसे पहले 1909 में जैनसन्स ने अपनी थ्योरी दिया, और he believed that prior to formation of chiasma, homologous maternal and paternal chromosome come in pair in Pachectin stage and they become coiled around each other and become doubled and then breakage occur। तो इसने क्या किया, इसने क्या कहा कि काइज़मा फॉर्म करने के पहले होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं पैचेटिन स्टेज में, डबल होते हैं, और उसके बाद डिराइव काइज़मा फ्रॉम अ कॉइल, और ये जो पेयरिंग के समय वो एक दूसरे में कॉइल होते हैं, उसके कारण
काइज़मा बनता है और काइज़मा बनने के बाद टूटन आती है। मतलब कॉन्टैक्ट फर्स्ट वाला थ्योरी था जैनसन का, ठीक। पर जैनसन ने भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैकेनिज्म को, कैसे टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, ये बहुत क्लियर वो मेंशन नहीं कर पाया, बता नहीं पाया। बेलिंग्स की थ्योरी तो बिल्कुल ही अलग थी। बेलिंग्स की थ्योरी थी कॉपी चॉइस थ्योरी। कॉपी चॉइस थ्योरी के अनुसार पेयर्ड क्रोमोसोम इन फर्स्ट मियोटिक फेज, पहले मियोटिक फेज में क्रोमोसोम पेयर करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं before the fiber that join them in tandem are developed. During the process, if chromosomes are twisted around each other, connecting fiber may connect genes of one chromosome at the same point and adjacent gene produced by another chromosome at the other point. देखिए इसका कॉपी चॉइस थ्योरी का दिस इज ब्रेकेज इन कॉपी चॉइस थ्योरी का फिगर नहीं है क्या? चलिए ठीक है। कॉपी चॉइस थ्योरी का मतलब This theory assumes that crossing over is direct result of new chromatid copying partly from one strand and other homologous chromatid copying partly from other homologous strand. मतलब इसने क्या बताया कि पेयरिंग होता है लेकिन ये टूटते और बनते नहीं है। जब 4 क्रोमेटिड्स होते हैं ना, बनते हैं ना, जब टेट्राड बनता है, 4 डुप्लीकेशन होता है, सेकेंड स्टेज में डुप्लीकेशन बताया था मैंने आपको मैकेनिज्म के समय। तो उस डुप्लीकेशन के समय कॉपी कर ली जाती है, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम का कॉपी करता है और पहला क्रोमोसोम दूसरे का और दूसरा क्रोमोसोम पहले क्रोमेटिड का कॉपी कर लेता है। तो ये कॉपी के कारण एक्सचेंज होता है, ब्रेकेज के कारण एक्सचेंज नहीं होता। पर ये थ्योरी को तो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया। उहल्स ने भी जो अपनी थ्योरी दी थी ये भी बेलिंग्स के जैसे ही थी और आज हम इसको भी नहीं मानते हैं। एक्चुअली डार्लिंग्स थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये डार्लिंग्स थ्योरी क्रॉसिंग ओवर इसी के बेस पर आज हम जो कुछ भी मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको, इसी के बेस पर है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। ठीक है, पेयरिंग होती है, टूटन आती है और फिर उसको रीयूनाइट किया जाता है और रीयूनाइट करते समय पार्ट्स जो होते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं, इसका पार्ट उसमें जुड़ जाता है, उसका पार्ट इसमें जुड़ जाता है। दैट इज डार्लिंगटन्स थ्योरी। ये देखिए डार्लिंगटन्स थ्योरी दिखाया है, ये क्रोमोसोम पेयरिंग हो गई है, देखिए टूटन आई और टूटन आके इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। जोड़ना था ये दोनों को और ये दोनों को, लेकिन जुड़ा ये दोनों और ये दोनों और उसके कारण ये क्रॉस बन गया। और जब ये अलग होगा, ये काइज़मा बना, धीरे धीरे ये अलग होंगे, काइज़मा नीचे की तरफ खिसकता जाएगा और ये दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे तो अपने नए कॉम्बिनेशंस के साथ दिखाई देंगे, जिसे हम क्रॉसओवर कहते हैं। तो आज हम जो मानते हैं वो डार्लिंगटन्स थ्योरी ही मानते हैं। पहले ही मैंने बताया आपको कि शुरुआत में ये सोचते थे कि मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं दोनों क्रोमेटिड्स और उनके बीच में सेनेप्रोनिमल कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो गया है, तो अच्छे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल वो, और वो अलग भी होना चाह रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, टूटता है और फिर टूटन को जोड़ा जाता है। ये शुरुआत में सोचते थे, लेकिन अब बिल्कुल कंफर्म है कि वास्तव में ट्विस्टिंग, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इसमें सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप होता है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो नोन ट्विस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम इन द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। आपस में ट्विस्ट ही नहीं होते हैं बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में क्रोमोसोम, तो स्ट्रेस होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए स्ट्रेस के कारण टूटन आती है, ये बात नहीं है। वास्तव में ये रेगुलेटेड प्रोसेस है और यहाँ पर एंजाइम्स अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। 3 एंजाइम मैंने आपको बताए थे, रिकॉम्बिनेज, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस, है ना। ये तीनों एंजाइम मिलके ये पूरी प्रोसेस को अंजाम देते हैं
और पूरी प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर के रूप में हमें दिखाई देती है. Now there is no known twisting of bacterial chromosome in the recombination process. While considering the reunion of broken DNA strand, regardless of breakage occurred, one must know that an enzymatic process in the formation of covalent bond is necessary to repair the sugar phosphate backbone of DNA molecule. तो enzymatic process must है. स्टर्न और होट्टा 1969 में इन्होंने एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज का नाम लिया कि दो एंजाइम्स क्रॉसिंग ओवर में काम करते हैं. तो ये तो था इन जनरल क्रॉसिंग ओवर जो जर्माइनल क्रॉसिंग ओवर होता है या मियोसिस के दौरान होता है. ये किसी में भी हो सकता है, सोमेटिक क्रोमोसोम में भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है. जर्माइनल क्रॉसिंग ओवर सोमेटिक क्रोमोसोम में भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है, एक्स वाई क्रोमोसोम में भी हो सकता है. चूंकि ये मियोसिस के दौरान होता है इसलिए हम इसे जर्माइनल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. लेकिन बहुत बार माइटोसिस के दौरान भी क्रॉसिंग ओवर होता है. तो माइटोसिस के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर को हम क्या कहते हैं? सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर. माइटोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है बहुत बार ऐसा होता है, ये ड्रोसोफिला में देखा गया है, मेज में देखा गया है, इवन ह्यूमन बींग्स में, डिप्टेरियन इंसेक्ट्स में भी देखा गया है. तो ये देखा जाता है कि माइटोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम यदि पास पास आ जाते हैं तो उनके क्रोमैटिड्स भी आपस में पेयरिंग कर लेते हैं और एक्सचेंज हो जाता है. पर एग्जैक्ट प्रोसेस अभी तक पता नहीं है और ये बहुत कम देखते हैं और इसको डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है, ऑब्जर्व करना भी बड़ा मुश्किल होता है. इसलिए सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, पर ये होता है ये तो कंफर्म है. अब कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं क्रॉसिंग ओवर को? पहला, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जितना दूर जीन्स एक दूसरे से स्थित हैं उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी या ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्रॉसिंग ओवर होने की. जितना कम डिस्टेंस है उतनी कम क्रॉसिंग ओवर के चांसेस रहेंगे. सेक्स. The frequency of combination is markedly influenced by the sex of heterozygotes for linked genes. In general, the heterogametic sex shows relatively lower recombination. यदि heterogametic sex है, मतलब दो अलग अलग तरह की जीन्स है, तो वो lower recombination frequency show करते हैं और homogametic sex जो है of the same species उनमें crossing over ज़्यादा होता है. For example, no crossing over occurs between linked genes in Drosophila males and females of silkworm. ठीक है, वहाँ पर यदि मेल्स हम देखें तो उनमें ड्रोसोफिला मेल्स में क्रॉसिंग ओवर लगभग नहीं के बराबर होती है. वैसे ही फीमेल सिल्कवर्म में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं के बराबर होती है. एज ऑफ फीमेल ऑल्सो अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर. Frequency of crossing over shows a progressive decline with advancing age of Drosophila female. Drosophila female की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनमें फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की जो होती है वो कम होती है, रिकॉम्बिनेशन की चांसेस कम होते जाते हैं, ये देखा गया है. टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है. 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यदि ड्रोसोफिला, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन फीमेल्स आर कल्चर्ड एट 22 डिग्री सेल्सियस. ये लैब में स्टडी की गई है. 22 डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने ड्रोसोफिला को कल्चर किया और उनमें क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी देखी. तो 22 डिग्री पर जिनको कल्चर किया गया, यानी 22 डिग्री पर जो रखे गए हैं जो बैच ड्रोसोफिला के, उनमें उन फीमेल्स में क्रॉसिंग ओवर सबसे कम रहा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुआ. या जैसे जैसे आपने 22 डिग्री से टेम्परेचर नीचे किया, कम किया, 18-17 किया, तो भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ा. मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस था जिसमें सबसे कम क्रॉसिंग ओवर ऑब्जर्व किया गया. और यदि आपने ज़्यादा टेम्परेचर पर उस ड्रोसोफिला को ग्रो किया है या कम टेम्परेचर पर ग्रो किया है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई क्रॉसिंग ओवर की. तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. न्यूट्रिशन.
The frequency of crossing over in Drosophila is affected by the presence of metallic ion. यदि उनके खाने में कैल्शियम ज़्यादा मिल रहा है, मैग्नीशियम ज़्यादा मिल रहा है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हायर द अमाउंट लोअर द क्रॉसिंग ओवर. यदि उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल रहा है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है. लेकिन यदि ये कम मिल रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. बहुत सारे केमिकल्स भी क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ ड्रोसोफिला फीमेल विद सर्टेन एंटीबायोटिक लाइक माइटोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन डी, इन सब से यदि ट्रीटमेंट किया जाए, या अल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे कि इथिलमिथीन सल्फोनेट, तो ये क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते हैं. तो केमिकल्स भी अफेक्ट करते हैं कि किस एनवायरनमेंट में वो ग्रो हो रहा है. यदि इस तरह के केमिकल्स उस एनवायरनमेंट में है या उसको ट्रीट कर रहे हैं इस केमिकल से, तो उनमें ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है. रेडिएशन भी क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते हैं, जैसे एक्सरे है, गैमा रे है. ये यदि आपने रेडिएशन को से एक्सपोज किया उन ड्रोसोफिला को, तो उनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्रॉसिंग ओवर की संख्या बढ़ती है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ते हैं. रेडिएशन जो है वो क्रोमोसोम को तोड़ने में मददगार होते हैं और इसलिए क्रॉसिंग ओवर की संख्या भी बढ़ जाती है. Plasma genes, in some species, plasma genes reduce the frequency of crossing over. यदि प्लाज्मा जीन्स हैं तो कुछ स्पीशीज में प्लाज्मा जीन्स क्रॉसिंग ओवर को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि बाजरा है. जीनोटाइप, किस तरह का जीनोटाइप है इस पे भी डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी. Many genes are known to affect the occurrence as well as the rate of crossing over. For example, C3 gene of Drosophila located in chromosome 3 prevent crossing over when present in homozygous state. जीन्स भी देखिए, जहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ जीन्स तो इन्वॉल्व होंगे ही, क्योंकि उन एंजाइम्स को बनाने वाले तो जीन्स ही हैं. तो ये देखा गया है कि ड्रोसोफिला के तीसरे नंबर क्रोमोसोम पर C3G नाम का जीन जो है वो यदि होमोजाइगस स्टेट में है, दोनों जीन एक जैसे हैं दोनों क्रोमोसोम पर, तो वो क्या करते हैं, दे प्रिवेंट क्रॉसिंग ओवर when present in homozygous state while promote crossing over in heterozygous state. यदि वो heterozygous state में है तो क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाएंगे, होमोजाइगस स्टेट में है तो क्रॉसिंग ओवर को कम करेंगे. तो इस तरह से जीन्स या जीनोटाइप भी क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करता है. क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्रोमोसोम में चेंज, इन्वर्शन है, रिड्यूस इन्वर्शन है या डुप्लीकेशन है, इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं. ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज क्रोमोसोमल एबरेशन. ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण भी खासकर जैसे पैरासेंट्रिक इन्वर्शन वगैरह जो होता है उसके कारण भी क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है. डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टेंड टू सप्रेस रिकॉम्बिनेशन, सेंट्रोमियर रिकॉम्बिनेशन को रोकता है, होने नहीं देता. Therefore, genes located in the vicinity of centromere shows a relatively lower frequency. यानी कि सेंट्रोमियर के आसपास जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करते, वो लोअर फ्रिक्वेंसी शो करते हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए. लेकिन जो जीन्स सेंट्रोमियर से दूर स्थित है, किनारे में स्थित है, टिप की तरफ स्थित है, उनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखाई देता है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा दिखाई देता है. और क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है क्रॉसिंग ओवर की? और क्रॉसिंग ओवर की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि वो नए कॉम्बिनेशन पैदा करता है, और नए कॉम्बिनेशन पैदा होने से जेनेटिक डिफरेंस हमें दिखाई देता है. पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, और इस अलग अलग रिकॉम्बिनेशन के कारण नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, एंड इट में प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के लिए कच्चा माल, ये वेरिएशन ही होते हैं. और आखिरी में क्रॉसिंग ओवर को ऑब्जर्व करके लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप बनाने में भी
मदद मिलती है। मैपिंग में भी, जीन मैपिंग में भी क्रॉसिंग ओवर के कैरेक्टर्स को देखकर एनालाइज करके लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप बनाने में भी मदद मिलती है।